करते हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्लास को। जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लास जो है वो क्या है, हिंदी की क्लास है। हिंदी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का मतलब हम कहें कि हिंदी क्या होती है, भाषा होती है। हिंदी क्या होती है, एक भाषा होती है। भाषा की हम बात करें, सबसे पहले भाषा शब्द की हम बात करें तो क्या होता है, जो हमारा भाषा शब्द होता है, यह शब्द बना हुआ है भाष धातु से। अब यहाँ पर आपको धातु देखने को मिला है। धातु क्या होता है, देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है वह किस भाषा से मिली है, मूल भाषा यानी कि संस्कृत भाषा से मिली है। संस्कृत भाषा से कुछ रूप परिवर्तित होते हुए हमारी हिंदी भाषा बनी है। तो हिंदी के जितने भी शब्द हैं, ज़्यादातर जो शब्द है वो मूल भाषा से बने हुए हैं। और मूल भाषा में क्या होता है, धातु का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग धातुएं होती हैं। अब जैसे अगर हम भाषा शब्द की बात करें तो यह भाष धातु से बना है। इस भाष धातु का क्या अर्थ होगा, भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, यानी कि जो हमारी भाषा होती है वह क्या कार्य करती है, विचारों को प्रकट करने का कार्य करती है। अब आपको पता है कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, एक मनुष्य है, वह क्या करता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने सुना हुआ है बहुत अलग अलग सेंटेंस में, जो ह्यूमन है इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और वो क्या करता है, चार लोगों के बीच रहता है, एक समाज के बीच रहता है। और वहाँ क्या करता है, अपनी बात किसी से कहता है, किसी की बातों को सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है। इन सब के लिए वो क्या करता है, एक, क्योंकि अपनी बात हमें कहनी है। विचार जो होते हैं, जो हमने बताया भाषा क्या होती है, विचारों को प्रकट करने का काम करती है। तो जब हम विचारों की बात करते हैं तो विचार क्या होते हैं, मानव के मन में प्रकट होते हैं। मानव के मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और फिर इन विचारों को हमें क्या करना होता है, शेयर करना होता है। लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करना होता है। किसी को अपने विचार बताने हैं तो कभी हमें किसी के विचार समझने हैं। तो जब हम इन विचारों को प्रकट करने की बात करते हैं तो इस विचार विनिमय के लिए भाषा क्या होती है, एक साधन का काम करती है। देखिए जैसे इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमें किसी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे हाथ से उठाकर ले जाते हैं, या फिर हम किसी चीज़ पर रख के उसे ले जाते हैं, या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी व्हीकल का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक इसी तरीके से जब मानव मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए, अभी ये विचार क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए, यानी कि कहाँ है, मानव के मन में है, मानव के मस्तिष्क में है, विचार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए। अब हमें उन विचारों को क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है, अपनी बात को समझाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात दूसरे को समझाने के लिए क्या करना है, एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे एक सामान को ले जाने के लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए भी हमें एक साधन की आवश्यकता होगी। और वही साधन का काम करती है हमारी भाषा। देखिए हमने क्या कहा, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। जो उसके मन में, जब मनुष्य का विकास होने लगा, उसके दिमाग का विकास हुआ, दिमाग का विकास हुआ तो उसने सोचना शुरू किया, सोचना शुरू किया तो उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगी। और फिर क्योंकि अब बहुत सारे मनुष्यों के बीच में वो रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो उसे वो बातें शेयर करनी हुई और इन्हीं बातों को शेयर करने के लिए, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए उसे एक साधन की आवश्यकता हुई और उसी साधन का कार्य किया हमारी भाषा ने। तो हम एक तरीके से अगर भाषा को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मानव मन में प्रकट हुए विचारों के विनिमय का साधन होती है हमारी भाषा। जो भाषा होती है वो क्या होती है, विचारों के विनिमय का साधन होती है। विचारों के विनिमय का साधन होती है, या हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, विचारों की वाहिका होती है। विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाषा एक माध्यम की भांति व्यवहार करती है। तो ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पता चला कि भाषा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य को समाज में रहने के लिए विचार साझा करने हैं और उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता है और वह माध्यम हो जाती है हमारी भाषा।
अब हम बात करते हैं कि भाषा जो हमें प्राप्त हो चुकी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे जब हम समझ चुके हैं तो हमें क्या जानना है कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं हम बात करें विचारों के, जब हमने माध्यम की बात कर ली, विचारों का माध्यम हो गई भाषा। अब हमें भाषा के रूप को जानने के लिए क्या समझना है? सबसे पहले क्या हुआ, एक मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य का विकास हुआ, तो उसके शरीर का विकास हुआ। शरीर का विकास यानी कि क्या हुआ, उसकी बॉडी डेवलप हुई, उसके हाथ पैर डेवलप हुए, उसका फेस बना, उसके पास क्या है, अब हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक मुंह है, पूरा चेहरा है। और उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी बातों को साझा करने के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए सबसे पहले उसने क्या काम किया, इशारे करना प्रारंभ किया। कुछ अपने शारीरिक हाव भाव, हाथ पैर के संकेत से उसने अपने विचार प्रकट करने प्रारंभ किए। तो अगर हम भाषा के रूप की बात करें, यहाँ से भाषा के अगर हम रूप की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ, शरीर का विकास हुआ और शारीरिक हाव भाव के द्वारा उसने संकेत करना प्रारंभ किया। सिंपली हम कहें तो उसने इशारों में बात करना प्रारंभ किया। और इस तरीके से जो पहले प्रकार की हमें भाषा प्राप्त हुई वह हुई हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के अगर हम अर्थ की बात करें तो भाषा का वह रूप जिसमें हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का विनिमय करते हैं, यानी कि हाथ पैर द्वारा, आँखों के द्वारा, या फिर जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है, कुछ भी मुंह के अलग अलग भाग से अलग अलग एक्सप्रेशन के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे क्रोध की स्थिति बताते हैं, गुस्से की स्थिति बताते हैं, या कुछ भी हम इशारों में अपनी बात को कहते हैं, तो वह क्या होता है, भाषा का सांकेतिक रूप होता है। ये तो हो गया भाषा का पहला रूप। अब हम बात करते हैं संकेतों में उसने बात करने की कोशिश की, कुछ टाइम तक तो बात होती रही, लेकिन फिर क्या हुआ, विचार स्पष्ट नहीं हो पाए। स्पष्ट करने के लिए क्या किया, क्योंकि जो मनुष्य है उसका शारीरिक विकास हुआ, उसके गले का विकास हुआ, उसके गले के अंदर स्वर यंत्र का विकास हुआ, कंठ का विकास हुआ। अब जब मनुष्य ने क्या किया, विचार को जब वो संकेतों के द्वारा अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रकट करने में सक्षम नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, एक अलग तरीका खोजने की कोशिश की। उसने प्रयत्न किया और प्रयास किए, तो उसने क्या पाया कि उसके गले में एक स्वर यंत्र है जिससे उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल सकती हैं, कुछ आवाज़ें उसके मुख से आ रही है। तो उसने क्या किया, थोड़ा प्रयत्न किया, कुछ चेष्टाएं की और क्या किया, ध्वनियाँ उत्पन्न करना प्रारंभ किया। ये ध्वनियाँ मुख से निकलनी प्रारंभ हो गई, तो फिर उसने इन ध्वनियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया अपनी भाषा को कहने के लिए। अलग अलग भाव के लिए, अलग अलग बातों के लिए उसने अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमें भाषा प्राप्त हुई, मुकाम सिंह जी लिखित नहीं, इस प्रकार से जो हमें भाषा प्राप्त हुई वह हुई मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मनुष्य ने अपनी बात को अब क्या किया, कहना सीख लिया, मुख से ध्वनियाँ निकली, उसने अपनी बात को बोलना शुरू कर दिया, अगले व्यक्ति ने उसकी बात को सुना और इस तरीके से बोलने और सुनने के माध्यम से उनके बीच में वार्तालाप होने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा और भाषा का यह जो रूप हुआ वह क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ। अब हमें मौखिक भाषा भी प्राप्त हो गई, फिर लोगों के आपस में बातचीत होने लगी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आई कि एक व्यक्ति ने एक स्थान पर एक बात को कहा और इसके बाद अगर वो इस बात को, मान लीजिए अगर व्यक्ति जो है हमारा वो थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का है, हो गया।
ओके, वी आर बैक। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जो फिक्स कर दिया गया है। अब फिर से वीडियो आपका फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेक्चर थोड़ा सा एकदम छोटा सा ब्रेक था, ऐसा समझ लीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसे फिक्स कर दिया गया है और अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को जहां हम पढ़ रहे थे अभी। तब तक परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वापस से हम अब क्लास कंटिन्यू करेंगे और टेक्निकल इशू था, फिक्स कर दिया गया है। यहाँ तक तब तक आप बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया भाषा क्या होती है, जिसका जवाब भी आप लोग दे रहे थे। भाषा क्या होती है ये चीज़ समझ में आई। भाषा क्या होती है? विचारों की वाहिका होती है। इसके बाद हमने बात की थी ओके, वी आर बैक अगेन। थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम नहीं सही है, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई थिंक अब सब कुछ अच्छा चलेगा भगवान ने चाहा तो। और चलिए फिर एक बार बता दीजिए कि वीडियो क्लियर दिख रहा है आपको और वॉइस क्लियर है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। अब अगर सब कुछ सही हो गया है, अच्छे से वीडियो दिख रहा है, अच्छे से क्लास दिखाई पड़ रही है, वॉइस क्लियर है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बताइए अगर वॉइस और वीडियो क्लियर है, इमेज क्लियर आ रही है तो बता दीजिए। ओके, तो ठीक है, सब कुछ ओके है, तो फिर हम फिर से वापस से स्टार्ट करते हैं। जी, राघव सर थोड़ा सा बिजी हैं आज, तो उनकी क्लास नहीं हो पाई है, जिनकी जगह पे आज हिंदी की क्लास हो रही है। कल आपको उनकी क्लास मिलेगी, वापस से राघव सर मिलेंगे आपसे। और अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसमें हम भाषा के विषय में जान रहे थे। अभी तक ओके, परफेक्ट है सब कुछ। चलिए ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं फिर से। भाषा के बारे में अभी हमने पढ़ा था,
कुछ भाषा के विषय में जाना था। यहाँ तक आप सब लोगों को बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम कहें कि आज से हमने स्टार्ट की है, फर्स्ट लेक्चर है, सिंपल सी चीज़ से उठाया है और हम कहें एकदम भाषा की स्टार्टिंग है। ये वो सब बातें हैं जो आप सबको कहीं ना कहीं पता होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ें पता होने की वजह से बहुत कुछ आपको पता है, इस वजह से ये बातें कहीं दब जाती हैं जो बहुत छोटी सी बातें रहती हैं। पता आप सबको है, मुझे पता है, ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं। इन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे, भाषा को समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे व्याकरण पे बढ़ेंगे, वर्णमाला पे बढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। पूरी हिंदी को ही इनफैक्ट हम पढ़ेंगे, बट ये क्या है, रिवीजन आप समझ लीजिए। ये सारी वही सब बातें हैं जो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बहुत पहले से पता है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं हिंदी को पूरा और कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर डेली क्लास नहीं, क्लास का एक शेड्यूल है जो आपको बताया गया था। आज शेड्यूल से थोड़ा सा हट के क्लास हो रही है बिकॉज राघव सर थोड़ा सा बिजी हैं और कल आपको फिर से वो मिलेंगे, परेशान नहीं होइए, आपकी क्लास वही कंटिन्यू रहेगी और इसके बाद सारा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलता रहेगा। अभी क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो चलिए फिर हिंदी पे हम वापस चलते हैं। इतनी चीज़ आई एम श्योर आप सबको समझ में आई होगी। भाषा क्या होती है, विचारों की वाहिका होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताते चलिए, जहाँ कुछ ना समझ में आए पूछते चलिए और ये तो बताते चलिए कि हाँ सब ठीक है, अब सब ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, टाइमिंग संतोष जी, टाइमिंग 7 शाम में 7 बजे से इसकी टाइमिंग है और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। वापस आते हैं, भाषा के रूप की हम बात कर रहे थे। पहला रूप आई एम श्योर समझ में आया होगा। पहला रूप क्या है, सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा आप सब समझ गए होंगे। देखिए इसको एक बार फिर से हम बात करते हैं, क्या होती है सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा जब आप सांकेतिक भाषा यानी कि वो भाषा जो हम इशारों में बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं हम और कई बार ऐसे होते हैं हम बैठे हैं, हमारे साथ कोई हमारा बहुत करीबी बैठा है और हम कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो हम सबको नहीं सुनाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, इशारों में बातें करते हैं। या फिर अगर हम सांकेतिक भाषा के एक अच्छे यूज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम बहुत ट्रैफिक में फंसे होते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलता है, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाला मिलता है। अब वो हर एक को तो चिल्ला के नहीं बताने वाला कि अभी रुकना है, अभी चलना है, अभी धीमे चलना है या क्या करना है, किस साइड से निकलना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं और लोग उनकी बात को समझते हैं। आवाज़ तो कहाँ तक जाएगी, लेकिन क्या है कि अगर वो संकेत कर रहा है तो दूर से भी लोग देख लेते हैं और इस तरीके से उनकी बात को समझ लेते हैं। तो फिर ये होती है सांकेतिक भाषा। फिर हमने बात की थी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप इस चीज़ को सुन पा रहे हैं, आप इस लाइव क्लास को देख रहे हैं और ये क्या है, हमारी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है, हम बात कर रहे थे लिखित भाषा की बात करने वाले थे। लिखित भाषा के लिए हम कह रहे थे कि जी हाँ, MPSI के लिए हिंदी की क्लासेस हैं। ये जो क्लासेस आपकी हिंदी की चल रही हैं, ये आपको बेस से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल की हिंदी पढ़ाई जाएगी और ये हर उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ये हिंदी आपका एक तरीके से कह सकते हैं बेसिक बैच है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए फिर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे भाषा के रूप की और तीसरा जो रूप है लिखित रूप। हमने कहा था कि जब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक विचार अपने साझा कर लिए, लेकिन फिर जब उसे सुरक्षित करने की बारी आई तो क्या किया, उसने विचारों को लिखना उचित समझा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात को पहुंचाने के लिए, अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, अपने जो भी विचार थे उन्हें लिखने की कोशिश की, उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोशिश की और उसे जो भाषा प्राप्त हुई वह कौन सी भाषा हुई, तीसरे प्रकार की भाषा। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे थे तीसरी जो भाषा हुई, आप बताइए उसका नाम क्या है। अभी पहले जब क्लास नॉर्मल चल रही थी तभी बताया था आप लोगों ने, तीसरी जो भाषा हुई वह हुई लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब ये लिखित भाषा क्या है, इसमें क्या है, एक इंसान ने अपनी बात को लिखा और दूसरे व्यक्ति ने उस लिखी हुई बात को जहाँ भी उसे मिला उस बात को पढ़ा और इस तरीके से विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक बात एक इंसान के मन से दूसरे इंसान तक पहुँची, लिख कर
एक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किए और पढ़कर एक व्यक्ति ने उन्हें ग्रहण किया, तो इस प्रकार का जो भाषा का माध्यम हुआ वह हो गई हमारी लिखित भाषा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सांकेतिक भाषा, जैसा कि अभी संकेत के माध्यम से हमें किसी ने बताया था, जैसे आप जब व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी मैसेंजर पे आप चैटिंग करते हैं तो वहाँ आप इमोजीज यूज़ करते हैं। वो क्या है, वो आपको संकेत के माध्यम से आप उन्हें, वैसे तो आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या है, आप जब उन्हीं चिन्हों को जब आप हाथों द्वारा या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, मुख के हाव भाव से इन अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो वही आपकी सांकेतिक भाषा हो जाती है। जब आप बोलते हैं, जब आप कॉल पे बात करते हैं, आप बोलते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो इस प्रकार की भाषा मौखिक भाषा हो गई। और उसके बाद जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आप टाइप करते हैं फटाफट और उधर कोई पढ़ रहा है, तो इस प्रकार की जो भाषा है वो आपकी लिखित भाषा हो गई। तो ये तो हो गए भाषा के 3 रूप जिनकी हम बात कर रहे थे। अब हम जान लेते हैं, 3 रूप हमने देख लिए। अब आप जल्दी से बताइए कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा रूप सबसे ज़्यादा सरल होगा और कौन सा रूप सबसे ज़्यादा कठिन होगा। फटाफट बताइए क्या होता है, इनका रूप क्या है, इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, या उस समय में भी कैसे प्रयोग हुई थी। उसके हिसाब से जो सबसे सरल अगर हम भाषा के रूप की बात करें तो वह कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, भाषा के रूप से आगे बढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप बताइए कि अगर हम बात करें कि भाषा के ये जो रूप हैं, इन तीनों रूप में सबसे सरल रूप भाषा का कौन सा होगा। तो रूबी जी सांकेतिक इजी आपको लग रहा है, और योगेश जी मौखिक, सांकेतिक, मौखिक, लिखित, आई थिंक तीनों ही आंसर्स आप दे रहे हैं। अलग अलग आंसर हैं, मिक्स आंसर्स हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें कि रूप कौन सा सबसे ज़्यादा सरल होगा, तो देखिए संकेत, आप मान लीजिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपने क्या किया, जी हाँ मौखिक जो लोग भी कह रहे हैं, सोनू जी, रोहित जी, आकाश जी मौखिक कह रहे हैं। गूंगा भी समझता है सांकेतिक भाषा, जी हाँ बिल्कुल समझता है। अभी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मौखिक भाषा जो लोग भी कह रहे हैं मौखिक भाषा, अर्चना जी, सपना जी, अजय कुमार जी और ब्रिजेश मीना जी, नितेश पटेल जी, जिन लोगों ने भी मौखिक भाषा बताया है बिल्कुल सही आप दे रहे हैं। लिखित सबसे सरल किस प्रकार होगा, चलिए हम बात करते हैं। मौखिक भाषा अगर सबसे सरल रूप है तो वह कैसे है। अगर हम बात करें भाषा के रूप की, और आपको क्या करना है, कोई 2 लोग हैं और अपने भाषा को, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, अगर वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए आपने कुछ संकेत किए, क्या गारंटी है कि आगे वाला समझ जाएगा उन संकेतों को। आप कुछ और हाथों के द्वारा, जैसे अभी बात हुई थी कि गूंगे लोगों के लिए, जो व्यक्ति बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है, सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो अन्य भाषाओं को समझने में शायद उन्हें थोड़ी तकलीफ हो, मौखिक भाषा वे नहीं सुन सकते या वे स्वयं बोल नहीं सकते। जब सांकेतिक की बात आती है तो आपने कुछ संकेत किए, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उन संकेतों के क्या अर्थ निकाला, आपकी कही बात को क्या अर्थ समझा गया है, क्या उस बात का भाव उसने समझा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है यदि आप सिर्फ संकेतों में सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। आप मान लीजिए कुछ और संकेत कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में सांकेतिक भाषा जो होती है वो थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है। अब हम लिखित की बात करते हैं। लिखित जो भाषा होती है उसमें क्या होता है, आपने अपने विचार लिख दिए। आप अगर बहुत खुशी में भी बात लिख रहे हैं तो भी आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप बहुत क्रोध में अगर लिख रहे हैं कभी कभी तो भी आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप हूँ का प्रयोग करते हैं, HMM 4 बार M 50 बार M, ऐसे तो आप उसमें समझ नहीं पाते कि आप दुख में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं या बहुत खुशी में कह रहे हैं। अच्छा बोला आपने, अब अगर आपने गुस्से में बोला अच्छा, या फिर आपने नॉर्मली बोला अच्छा, या बहुत खुशी में आपने बोला अच्छा, वो समझ में नहीं आ पाता है लिखित भाषा में कि व्यक्ति किस प्रकार से अपनी बात को कह रहा है। हम शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन हम भाव नहीं पढ़ सकते। शब्दों के समूह से भाव प्रकट करते हैं, एक विचार को तो बताते हैं, लेकिन तब भी सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता। जी अमित द्विवेदी जी, सब क्लियर, ओके।
कठिन भाषा सांकेतिक होगी। लिखित भाषा की हम बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, आपके विचार व्यक्ति पढ़ तो रहा है लेकिन फिर भी वो आपके भाव नहीं समझ पा रहा है, मनोभाव, कि आप गुस्से की स्थिति में वही लाइन लिख रहे हैं या खुशी में वही लाइन लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिखित भाषा को भी सबसे सरल नहीं कह सकते। अब अगर हम बात करते हैं मौखिक भाषा की, जी हाँ, आर के एजुकेशन, मौखिक भाषा ज़्यादा उपयोगी होती है, ज़्यादा उसका उपयोग होता है। और हम सरल की अभी बात कर रहे थे, तो सरल भी मौखिक होती है। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति जो होते हैं, मौखिक की बात करें अगर, मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं मौखिक भाषा में बोलने के, अगर वो आमने सामने हैं तो वो बोलते बोलते फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आमने सामने नहीं है, आजकल दूरभाष द्वारा बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो टोन समझते हैं, इंसान की खुशी की टोन समझते हैं, गुस्से की टोन समझते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा में अपनी बात को कहते हैं, तो वह ज़्यादा सरल होता है, वह ज़्यादा सुटेबल होता है अपनी बात को समझाने के लिए, ईजिली समझ में आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि आगे वाला जो भी व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसकी टोन कैसी है, या अगर वो सामने है, प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है, तो उसके हाव भाव देख के हमें पता चल जाता है कि उसके भाव क्या हैं, उसकी मनोदशा क्या है। तो अगर हम भाषा के रूप में सबसे सरल की बात करें तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सबसे सरल भाषा कौन सी होगी, सबसे सरल भाषा आपकी मौखिक भाषा होगी। मौखिक के बाद हम बात करें लिखित भाषा। मौखिक के बाद अब तो आज के ज़माने में तो हम क्या करते हैं, जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, चिट्ठियों वाला तो ज़माना चला गया, आजकल चैटिंग में लिखित भाषा ज़्यादा प्रयोग होती है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, विचार, एक बुक को पढ़ना और एक तरीके से हम कहें कि किसी मैगजीन को पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, वो भी लिखित माध्यम है, लेकिन उसकी बात हम करें बाद में। अगर हम विचार विनिमय की बात करते हैं, सामने कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो लिखित में भी हम क्या करते हैं, एक लाइन सेंटेंस लिखा, फिर एक इमोजी डाल दिया और इंसान को पता चला कि हाँ गुस्से में लिखा गया है या फिर बड़े ही अच्छे मन से लिखा गया है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम सरलता की बात करें, मौखिक भाषा तो सबसे सरल हो गई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को सबसे सरल मौखिक भाषा। ये बता दीजिए, अच्छा आप लोगों को ये जो समझ में आए कि मौखिक भाषा सबसे सरल क्यों होती है? जी, हिंदी में ही पढ़ा लेती मोड़ी। अरे ऐसा कहाँ ज़रूरी है भैया, गणित भी गणित में नहीं पढ़ाई जाती है, भाषा तो भाषा है। बस मेरे हिसाब से तो भाषा को पढ़ाने का वो तरीका सबसे बेस्ट होता है जिसमें व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए सुमित जी। जी ये बिल्कुल YouTube पे चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल भी पेड नहीं है, फ्री है ये क्लास। आप YouTube पे देखिए, आराम से देखिए, पेड नहीं है, फ्री क्लास है ये। जी हाँ, जस्ट बिकॉज आप अपने भाव एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग क्या, या अगर आप प्रत्यक्ष नहीं हैं तो आपको क्या है, आप एक बात करने का हम कहें टोन समझ में आ जाती है, तेज़ आवाज़ या नीची आवाज़ में, तो हम बात को अच्छे से समझ लेते हैं, तो सबसे सरल हो गई मौखिक भाषा। फिर लिखित भाषा में, मौखिक के बाद अगर हम कहें तो लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है, सरल भी होती है और कठिन भी होती है, सरल भी कठिन भी। ये तो फिर ये हाल हो गया कि अगर आपके लिखे हुए वाक्य को, आपकी लिखी हुई बातों को सामने वाला अच्छे से समझ ले गया तो मान लीजिए वो आपकी सरल भाषा है, और अगर नहीं समझ पाया, कुछ गलत अर्थ निकल गया तो फिर वो कठिन। और अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा बिल्कुल कठिन होती है, क्योंकि इसमें तो कई बार शायद ही कभी ऐसा होता है, वैसे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग में तो समझा जा सकता है इशारों को भी, लेकिन फिर भी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर विचार विनिमय की बात करें, तो वहाँ तो सांकेतिक भाषा में पता नहीं कब क्या अर्थ निकल आए आपके संकेतों का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सांकेतिक जो भाषा होती है वो क्या होती है, भाषा का कठिन रूप माना जाता है। यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कौन सी भाषा कब सरल रूप में है, कब कठिन है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। जी, अपने विचारों को आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है शिवम जी मौखिक भाषा के अंतर्गत। क्लास का टाइम वही 7 बजे से आपकी क्लास होगी। डेली क्लासेस का दिव्या जी एक शेड्यूल बना हुआ है क्लास का, आप उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलती हैं।
ओके दिव्या त्रिपाठी जी, डेली होगी ये क्लासेस? जी, क्लास एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। क्लास कंटिन्यू नहीं, अभी शेड्यूल बना है, क्लास अब आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगी। डेली आपका एक शेड्यूल बना है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट देखने को अब से मिलेंगे। जी, आज से हिंदी की ये मेरी फर्स्ट क्लास है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए भाषा के रूप की बात। 3 रूप की हमने बात कर ली, कैसे है, क्या सरल है, क्या कठिन है, इसकी भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। और भाषा क्या होती है ये चर्चा हो गई, भाषा के रूप क्या हैं इसकी चर्चा हो गई। अब हम भाषा में आगे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट में सारी भाषाओं को, भाषा के उद्गम को हम सबको पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम व्याकरण को पूरी व्यवस्थित व्याकरण पढ़ने वाले हैं तो हम सीधे उधर तरफ चलते हैं और भाषा से बढ़ते हैं व्याकरण पे। हिंदी भाषा की हमने बात की थी, तो चलिए यहाँ पर एक और बात आप लोगों के लिए जाननी आवश्यक है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाषा जो शब्द है वह किससे बना है, भाष धातु से बना है। भाष धातु क्या है, मूल भाषा का शब्द होता है। मूल भाषा क्या होती है, मूल भाषा क्या होती है, जल्दी से कमेंट में बताइए, मूल भाषा क्या होती है, मूल भाषा कौन सी भाषा है? कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए, मूल भाषा हमारी कौन सी भाषा को हम मूल भाषा के नाम से जानते हैं। अभी क्लास आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमने इसकी बात की है, मूल भाषा का नाम लिया है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को वर्णमाला एटलीस्ट खत्म करनी है। जी हाँ विकास वर्मा जी, संस्कृत, पहला जवाब आया है आपका। संस्कृत मूल भाषा जो है हमारी वह कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को हम क्या कहते हैं, हमारी सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। मूल भाषा हमारी होती है संस्कृत। अब देखिए हमने बात की कि भाषा जो शब्द है वो मूल भाषा का शब्द है, और ये मूल भाषा से हम कौन सी क्लास कर रहे हैं, आज आपकी जो क्लास चल रही है जीएस नहीं हो रही है जी, ये हिंदी की क्लास हो रही है। जो हिंदी की क्लास चल रही है आप क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। अब हमें क्या जानना है कि हिंदी भाषा की जन्म भी, हिंदी भाषा का जो जन्म है वह भी कहाँ से हुआ है, मूल भाषा से हुआ है। मूल भाषा से डायरेक्टली हिंदी नहीं प्राप्त हुई है, मूल भाषा से हमें हिंदी तक पहुँचने के लिए कई स्टेजेस मिली हैं, बहुत सारी भाषाएं देखने को मिली हैं। देखिए संस्कृत से अब हम देखेंगे, उस क्रम को यहाँ पर याद कर लेंगे, उस क्रम की बात कर लेंगे जिससे मूल भाषा से हम अपनी हिंदी भाषा तक पहुँचे हुए हैं। देखिए सबसे पहले मूल भाषा संस्कृत। जी हाँ, बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं, शक्ति जी, वर्मा अक्कू जी, और वेरी नाइस लेक्चर होशियार सिंह जी, धन्यवाद, और गुड इवनिंग पंकज जी। संस्कृत जो भी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही, आरती जी, जितेंद्र जी, और जो भी संस्कृत को जवाब दे रहे हैं बहुत सही, एकदम अच्छा सा जवाब है आपका, एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं चलिए आगे। संस्कृत से हमें हिंदी भाषा किस प्रकार प्राप्त हुई है, अब हम इस क्रम की बात कर लेते हैं। संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी ना मिलके हमें क्या है, बहुत सारी भाषाओं में मिला। जो हमारी मूल भाषा थी संस्कृत भाषा, अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि आप जितने भी टीवी सीरियल्स देखते हो उसमें बहुत सारे आप देवी देवताओं वाले सीरियल आते हैं, महाभारत हो, रामायण हो, बहुत सारे हैं। उस समय पे क्या है, सिर्फ संस्कृत भाषा हुआ करती थी, और अब तो ट्रांसलेट करके हम हिंदी में उन सबको सुन पा रहे हैं। लेकिन ये सभी जो ग्रंथ है वो क्या है, आपको संस्कृत में देखने को मिलते हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। और उस समय कम्युनिकेशन का जो माध्यम था वह भी क्या थी, संस्कृत भाषा थी। फिर इस संस्कृत की हम बात करें, संस्कृत से हिंदी तो अब हम प्रयोग कर रहे हैं, बहुत रूप परिवर्तित हुए हैं। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत के 2 भाग हुए। संस्कृत के 2 भाग हुए, एक हुई हमारी वैदिक संस्कृत, एक हमारी हुई वैदिक संस्कृत, 2 पार्ट हुए संस्कृत के, और दूसरा जो भाग हुआ वह हुआ लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरा जो भाग है वह हुआ हमारा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत संस्कृत का वह रूप था जिसमें आपको किसकी रचना मिलती है, जितने भी आपके वेद पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं बहुत पुराने, अगर हम वेद पुराण उपनिषदों की हम बात करें तो वे क्या हैं, आपके सब
वेद, पुराण या जो भी उपनिषदों की बात करें, प्राचीन से अति प्राचीन जितने भी लिखे हुए ग्रंथ हैं वो क्या हैं, वो सभी आपकी वैदिक संस्कृत से आते हैं। फिर हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत में क्या होते हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं जैसे आपके रामायण, महाभारत, ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब जो आपको प्राप्त हैं वो लौकिक संस्कृत में। फिर इस लौकिक संस्कृत, जी हाँ बिल्कुल, पाली, संदीप राव जी कह रहे हैं पाली भाषा, हाँ बिल्कुल, ये जो हमारी लौकिक संस्कृत है इससे बनी है हमारी पाली भाषा। पाली भाषा का रूप संस्कृत, जो संस्कृत के दो भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अमित जी, वेदों की रचना हुई है हमारी वैदिक संस्कृत में, और जो रामायण और महाभारत जैसे काव्य हुए, जो ग्रंथ हुए, इनकी रचना हुई है हमारी लौकिक संस्कृत में। फिर ये जो लौकिक संस्कृत है, इस लौकिक संस्कृत का रूप परिवर्तित हुआ और हमें प्राप्त हुई पाली भाषा। पाली भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग बौद्ध धर्म के ग्रंथों को लिखने में किया गया है। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक आपको पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब इस पाली भाषा से रूप परिवर्तित हुआ और जो भाषा हमें प्राप्त हुई वह थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा वह भाषा है जिसमें आपको जैन धर्म के ग्रंथ देखने को मिलेंगे। नोट करते हुए चलिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। एक हिंदी के, अब क्योंकि अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी शेड्यूल से, एक आप बना लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। ये सारी जो बातें हैं आप उन सबको नोट करते हुए चलिएगा। पाली भाषा लौकिक संस्कृत से बनी। पाली भाषा में सर्वाधिक क्या हुआ, बौद्ध धर्म के, जी अजय कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बौद्ध धर्म, आपको बौद्ध धर्म के ग्रंथ देखने को मिलेंगे। पाली भाषा से हमें प्राकृत भाषा प्राप्त हुई और प्राकृत भाषा में क्या है, जैन धर्म के ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। फिर प्राकृत भाषा से आपको प्राप्त हुई अपभ्रंश। प्राकृत भाषा से कुछ रूप परिवर्तित हुआ और हमें क्या प्राप्त हुई, अपभ्रंश प्राप्त हुई। अपभ्रंश से आपका रूप परिवर्तित हुआ और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ शौरसेनी अपभ्रंश। बिल्कुल हिंदी के बहुत करीब अब हम आ चुके हैं। अपभ्रंश से रूप परिवर्तित हुआ और क्या मिली हमें, शौरसेनी अपभ्रंश प्राप्त हुआ और इस शौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित हुई है हमारी हिंदी भाषा। तो अगर हम कहें हिंदी का उद्गम किस प्रकार से हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा है मूल भाषा से बनी है और मूल भाषा से हिंदी तक पहुंचने में क्या क्या आपके स्टेजेस रही हैं। तो आप इस क्रम को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए कि संस्कृत के दो भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पाली भाषा में परिवर्तित हुई, पाली भाषा से कुछ रूप परिवर्तित हुआ और आपको मिली प्राकृत भाषा। प्राकृत से मिली आपको अपभ्रंश, अपभ्रंश से रूप परिवर्तित हुआ शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश से जो हमें प्राप्त हुई है हिंदी भाषा, वही हिंदी भाषा जो एज सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जो भाषा का क्रम है, भाषा की उत्पत्ति है, इन सब की क्लासेस आगे होंगी। इनके विषय में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, कौन सी भाषा में कौन से ग्रंथ हैं, कहाँ उद्गम हुआ, कौन इसमें रचनाकार हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि आज की क्लास में हम अनाउंस कर चुके हैं कि हम व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम हिंदी से सीधे व्याकरण पे चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई, नोट कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? चलिए कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ तक सब ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की बात करते हैं, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये तो हम अभी हिंदी भाषा, इनफैक्ट हम कहें कि यहाँ हम भाषा को समझे, भाषा से हिंदी तक पहुँच पाए हैं। अब हमें हिंदी के अंदर जंप करना है, हिंदी के अंदर जाना है और क्या करना है, व्याकरण को, फिर उसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्ण परिचय, शब्द परिचय, वाक्य परिचय और सभी को पढ़ना है। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके अमित जी नोटेड, हाँ सभी लोग नोट करते हुए चलिए। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और ऐसे भी क्योंकि आप ये तो
फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके पास स्टार्ट टू एंड पूरी हिंदी एक साथ आपको मिल जाएगी। अलग अलग आपको भागने की, झांकने की, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए फिर अब हम स्लो, जी बिल्कुल, ओके। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी तक हम पहुंच चुके हैं, अब हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं व्याकरण को। चलिए व्याकरण को अब हम जानने वाले हैं, तो हम व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण क्या होता है? देखिए, जितनी भी भाषाएं होती हैं, विश्व की किसी भी हम भाषा की बात करें, प्रत्येक भाषा को, चाहे बोलने की बात हो, चाहे लिखने की बात हो, चाहे उसके प्रयोग की बात हो, उन सभी के लिए क्या है, एक ना एक तरीका है। हर भाषा की कोई लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए पहले हिंदी की लिपि क्या है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। टाइम यही है 7 बजे से शाम में, डेली मिलिए शाम में 7 बजे। जल्दी से बताइए, मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों से, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहला आंसर आया है वर्मा अक्कू ठाकुर जी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। सबके आंसर आ रहे हैं, नीलम जी, केतन जी, ज्योति और राधे कृष्ण जी, नीतीश कुमार जी। जी हाँ, सबके एकदम लाइन से सबने एकदम सही आंसर देना स्टार्ट कर दिया। देवनागरी, देवनागरी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी है। हिंदी में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी हिंदी की लिपि है। अब चलिए वापस से आ जाते हैं हम अपने व्याकरण पे जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए व्याकरण की हम बात करते हैं, तो व्याकरण क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, विश्व की प्रत्येक भाषा को बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे उसका प्रयोग करना हो, हर एक स्थिति में क्या किया गया है, नियम बहुत बनाए गए हैं। हर एक चीज़ के लिए क्या है, व्यक्ति को भी जीवन से मृत्यु पर्यंत क्या है, नियमों में बंधा हुआ है, एक समाज में रहता है, बहुत नियमों में बंधा हुआ है। उसी तरीके से जो हमारी भाषा भी होती है वह क्या है, नियमों में बंधी हुई है। कुछ नियम बनाए गए हैं जो भाषा को और अधिक उपयोगी बना देते हैं और अधिक व्यवस्थित कर देते हैं। उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की हम बात करें तो जो व्याकरण हमारा, अगर हम कहें कि व्याकरण को परिभाषित करना है, व्याकरण क्या है, तो हम एक लाइन में, छोटे से सेंटेंस में कह सकते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण विधा है। व्याकरण क्या है, व्याकरण विधा है। विधा का क्या अर्थ होता है, विधा का क्या अर्थ होता है? देखिए विधा जो होती है, विधा की हम बात करें तो विधि शब्द होता है। विधा का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का तरीका क्या है, क्या ढंग है, क्या रीति है उसकी। विधि का मतलब होता है तरीका, वही विधा हमने शब्द का प्रयोग किया है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है तरीका। अब व्याकरण क्या है, एक विधा है, यानी व्याकरण क्या है, एक तरीका है। तरीका है किस चीज़ का, किस चीज़ का तरीका है, व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को हमें क्या करना है, अब हम किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन चाहता है कि वो अशुद्ध प्रयोग करे, कौन चाहता है कि वो अशुद्ध बोले या अशुद्ध लिखे या अशुद्ध उपयोग करे। तो अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, यानी कि उस भाषा के शुद्ध उच्चारण। फिर हम भाषा क्या चाहते हैं, हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं, किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, या हम कहें किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग। यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी भाषा से कि वह क्या है, हमारी बात को ठीक ठीक तरीके से प्रकट कर दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्याकरण का प्रयोग करते हैं, ताकि भाषा की शुचिता बनी रहे, उसकी शुद्धि बनी रहे। अगर हम कहें व्याकरण क्या होता है तो हम कहेंगे व्याकरण एक विधा है। किस चीज़ की विधा है, किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण की, किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन की, शुद्ध प्रयोग की। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से समझने के लिए, उसके नियमों को समझने के लिए,
उच्चारण को, लेखन को, प्रयोग को, उपयोग को शुद्ध रूप में करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो तरीके बनाए गए हैं, उन नियमों का समावेश ही क्या होता है, उस भाषा की व्याकरण होती है। और कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो या विश्व की कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा की एक व्याकरण होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से वो समावेशित होती है, किस प्रकार से संयुक्तों के शब्द बनाएंगे, किस प्रकार से वाक्य की रचना होगी, किस किस प्रकार से अनेक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, इन सभी के लिए क्या होता है, एक हमें प्रॉपर तरीका चाहिए होता है, एक प्रॉपर विधि चाहिए होती है, और इसी विधि को हम हिंदी की व्याकरण कहते हैं, या हम किसी भी भाषा की व्याकरण करते हैं। यहाँ हम हिंदी पढ़ेंगे। अब इसी बात पे आप एक बात का और जवाब दे दीजिए कि जो व्याकरण की हम बात कर रहे हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए कि हम अगर बात करते हैं व्याकरण के ज्ञाता की, तो व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं। लेखपाल के लिए, जी हाँ बिल्कुल, हिंदी हर उस एग्जाम के लिए है जिसमें हिंदी आपकी पूछी जानी है। मैक्स स्टडी जी गुड इवनिंग। हेलो साक्षी जी, गुड इवनिंग। मैक्स स्टडी गुड इवनिंग। जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, व्याकरण के ज्ञाता को हम किस नाम से जानते हैं। जी हाँ, व्याकरण विधा है किसी भी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग की विधि को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। मैक्स स्टडी जी बस गुड इवनिंग। हाँ, तो चलिए, क्वेश्चन था मेरा व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। भाषाविद पाणिनि। नहीं, सैटरडे को हिंदी की क्लास नहीं रहेगी। शेड्यूल आपको बताया गया था, हिंदी की क्लास संडे 7 PM एंड थर्सडे को होगी 7 बजे। आज क्योंकि राघव सर की क्लास थी, राघव सर थोड़ा सा बिजी हैं, जिस वजह से उनकी क्लास मैं ले रही हूँ। कल संडे को आपको राघव सर वापस मिलेंगे, आप आराम से पॉलिटी या जो भी सर पढ़ा रहे थे कंटिन्यू करेंगे। आंसर आ रहे हैं मेरे क्वेश्चन के पाणिनि व्याकरणाचार्य। चलिए जल्दी से फिर इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं। व्याकरण के ज्ञाता की हम बात करें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और या फिर हम कहें कि वन वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं। देखिए, गणित का जो ज्ञाता होता है उसे हम गणितज्ञ नाम से जानते हैं। जो भी आपका शिक्षा का उसका ज्ञाता होता है उसे हम शिक्षाविद कहते हैं। लेकिन जब व्याकरण के ज्ञाता की बात होती है तो उसे हम वैयाकरण नाम से जानते हैं। वैयाकरण नाम से हम उसे सुशोभित करते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को। कहीं कहीं पर आपको, जैसे गणित के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, गणित के ज्ञाता को हम गणितज्ञ कहते हैं, रसायन के ज्ञाता को हम रसायनज्ञ कह देते हैं। वैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहेंगे, व्याकरणज्ञ कह देंगे। या फिर आपको शायद मिल जाए कहीं कहीं पर कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहेंगे, व्याकरणाचार्य कह देंगे। या फिर हम व्याकरण के ज्ञाता को क्या कह देंगे, व्याकरण पंडित कह देंगे, व्याकरण पंडित कह देंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है, व्याकरण के ज्ञाता को हम वैयाकरण के नाम से जानते हैं। वैयाकरण का अर्थ होता है जो व्याकरण के विषय में बहुत अधिक ज्ञान रखता है, व्याकरण का ज्ञाता होता है। बहुत सारे लोगों ने व्याकरण विद पाणिनि, वैयाकरण, अंजलि जी ने बताया है वैयाकरण। जी बिल्कुल सही है अंजलि जी, आपका आंसर वैयाकरण कहते हैं। विकास वर्मा जी ने भी बोला है। तो व्याकरण के ज्ञाता की हम बात करें तो व्याकरण के ज्ञाता को हम वैयाकरण कहते हैं। ये जितने भी शब्द आपको भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिले, व्याकरणज्ञ, व्याकरण आचार्य, व्याकरण पंडित, देखने में ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो शब्द हैं, हो सकता है व्याकरण के ज्ञाता को हम व्याकरणज्ञ या व्याकरणाचार्य कहते हो, व्याकरण का आचार्य, या फिर हम व्याकरण पंडित कह देते हो, लेकिन व्याकरण के ज्ञाता को हम वैयाकरण कहते हैं। इस चीज को भी नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी व्याकरण में। व्याकरण की हम बात कर रहे थे, व्याकरण क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की परिभाषित करने की अगर हम बात कहें तो वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं
जी हाँ बिल्कुल विकास वर्मा जी, देख लिया मैंने, आपका सही था। बहुत खुशी की बात है, आप सांकेतिक भाषा में अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं इमोजीज के द्वारा। व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण जो होती है, आगे बढ़ें तो व्याकरण की परिभाषा हो गई, अब हम व्याकरण के अंग की बात करेंगे। व्याकरण के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई आप सभी लोगों को? अभी तक जितना हमने व्याकरण के विषय में जाना है, जितना भाषा के विषय में जाना है, ये सब समझ में आया आपको? कोई भी डाउट हो तो पूछते हुए चलिएगा। अभी हम क्या करेंगे, व्याकरण को समझ लिया, व्याकरण क्या होती है, क्यों उपयोगी है, इसको जान लिया। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण के अंग की तरफ। देखिए व्याकरण जो होती है उसके क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं, या हम कहें 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्याकरण के 3 अंग? जी हाँ, राधे कृष्ण जी ने जवाब दिया है, और आप हिंदी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हैं जितेंद्र जी, धन्यवाद। चलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। व्याकरण के 3 अंग की हम बात करें तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के, ये सिर्फ हिंदी व्याकरण नहीं, किसी अन्य भाषा की भी व्याकरण की हम बात करें तो उनके यही 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसीलिए मैंने लिखा है व्याकरण के अंग, सिर्फ हिंदी व्याकरण की बात नहीं है, किसी भी भाषा की व्याकरण के अंग क्या होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए वर्ण जो होते हैं वे क्या होते हैं? अभी हमने बात की थी, जब भाषा की बात की, फिर भाषा के रूप की बात की, तो हमने कहा सांकेतिक भाषा में तो शारीरिक हाव भाव से हमने अपनी बात कह दी। अब हम आए मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा में हमने क्या किया? स्वर यंत्र से कुछ ध्वनियाँ हमने निकाली थी और बोलना शुरू किया था। तो वो जो हमारी ध्वनियाँ थी, जो हमने स्वर यंत्र से प्राणवायु की सहायता से कुछ ध्वनियाँ निकाली थी, मुख से कुछ आवाज़ निकली थी, जब हमने इन ध्वनियों को क्या किया? लिपिबद्ध किया। ये जो हमारी ध्वनियाँ थी, जब हमने मौखिक भाषा की बात की थी, वहाँ हमने कहा था कि हमारे मुख से, हमारे कंठ से कुछ आवाज़ निकली, उन्हें हमने क्या कहा? प्रारंभिक रूप था, उसे हमने कहा ध्वनि। और जब इन ध्वनियों को हमने क्या किया? लिपिबद्ध किया। ये इन ध्वनियों को लिपिबद्ध किया, अर्थात इन ध्वनियों को हमने क्या किया? एक सांकेतिक रूप प्रदान किया, तो इन्हें हमने वर्ण की संज्ञा दी। ध्वनि को लिपिबद्ध किया और हमें क्या प्राप्त हुए? वर्ण प्राप्त हुए। वर्ण क्या होते हैं? जो हमारी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होते हैं हमारे वर्ण। सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला पढ़ते हैं किसी भी व्याकरण में, उसके बाद हम शब्दों की तरफ और वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो भाषा होती है, हिंदी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है वर्ण। और यह वर्ण हमें किस तरीके से प्राप्त हुए? याद रखिएगा, पहले हमें क्या प्राप्त हुआ है? ध्वनि प्राप्त हुई है। पहले ध्वनि प्राप्त हुई है क्योंकि मौखिक भाषा का इजाद, यानी कि मौखिक भाषा का विकास, या हम कहें उसकी उत्पत्ति लिखित भाषा से पहले हुई है। पहले व्यक्ति ने बोला और उसके बाद उसने उस बोली हुई बात को लिखने की कोशिश की, यानी कि पहले जो भी व्यक्ति था उसके मुख से पहले ध्वनि निकली, फिर उसने ध्वनि को लिपिबद्ध किया, यानी कि कोई एक ध्वनि निकली और किसी मान लीजिए हम कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर उस टाइम सबसे होशियार व्यक्ति था, उसने क्या किया? उसने डिसाइड कर लिया कि अब अगर मेरे कंठ से अ ध्वनि निकली तो इस आ को हम इस प्रकार से लिखेंगे, मेरे मुख से अगर का निकला तो का को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्या किया कि जो भी मुख से ध्वनियाँ निकल रही थी, उन ध्वनियों को हमने एक सांकेतिक रूप दिया। जो मुख से बोला जा रहा वो हमको दिख नहीं रहा, हमें सिर्फ सुनाई पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है? लिखना है। लिखना है यानी कि हमें क्या करना है? उसे देखना है, वो हमें दिखाई पड़ना चाहिए, तभी तो वो वर्ण रूप में आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? उन ध्वनियों को लिपिबद्ध किया, एक सांकेतिक रूप दिया और मुख से निकलने वाली अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया, और इन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह होती है वर्ण। लेकिन अगर हम कहें मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी?
मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी मैं इतनी देर से आपको मौखिक और लिखित के बीच में पूरा जो भी सामंजस्य है उसकी बात कर रही थी। जल्दी से बताइए आप लोग, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वह क्या होगी? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जो भी है हमारी, उसके सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो वह क्या होगी? ध्वनि होगी। मौखिक भाषा, जी प्रफुल्ल जी का आंसर आया है ध्वनि। राधे कृष्ण जी भी बोल रहे हैं ध्वनि। ध्वनि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा जब हमने प्रयोग करनी प्रारंभ की तो कंठ से क्या निकली? ध्वनि निकली। ध्वनि को जब हमने रूप दिया तो वो वर्ण बन गया। लेकिन पहली मौखिक भाषा की अगर इकाई की बात करें तो वह होगी ध्वनि। वह होगी क्या? ध्वनि। अब अगर भाषा की छोटी इकाई की बात करें, भाषा में तो हर एक भाषा आ जाएगी, लिखित रूप भी होगा, मौखिक भी होगा, तो ध्वनि क्या है? दोनों को तो कवर नहीं कर सकती, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ध्वनि आपको पता चल गया। ध्वनि क्या होती है? सिर्फ सुनाई देने वाली एक, अगर हम सुनने की बात करें, ध्वनि को हम सुन सकते हैं, और क्या है, जब हम उसे देखना चाहते हैं, लिखित रूप चाहते हैं, तो हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। अब हम बात करते हैं, अब इसे हम वर्ण भी क्यों कहते हैं ये भी सुन लीजिए। जब ये ध्वनियों की बात आई कि हमारे मुख से क्या हुआ? कंठ से ध्वनियां तो निकली। अब क्या हुआ? जब हमें इन्हें सांकेतिक रूप देना हुआ, जब हमें इन्हें लिखना हुआ, वर्ण का क्या अर्थ होता है? अगर हम ऐसे ही वर्ण की बात करें और कुछ देर के लिए आप ये भूल जाएं कि यहाँ पर हम व्याकरण के अंतर्गत वर्ण एक अंग की बात कर रहे हैं। नॉर्मली वर्ण शब्द की हम बात करें तो वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का क्या अर्थ होता है? नॉर्मली अगर हम ऐसे ही एक वर्ण शब्द की बात करें, व्याकरण के अंग वर्ण की नहीं, वर्ण की हम बात करें, तो वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का अर्थ क्या होता है? विकास वर्मा जी, सबसे पहला कमेंट मेरा था मैम, मेरा कोई नाम नहीं। नहीं विकास जी, आपका नाम बिल्कुल ले लिया मैंने, विकास वर्मा जी। ममता जी, आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ पाई, प्लीज़ रिप्लाई मी। आप एक बार फिर से बता दीजिए आप किस बात का रिप्लाई चाह रही हैं। वर्ण की, चलिए हम बात करते हैं वर्ण की। अगर हम बात करें तो जो वर्ण शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? रंग होता है। वर्ण की हम बात करें, वर्ण का अर्थ, एक अर्थ होता है, रंग होता है। अब इसे वर्ण क्यों कहा? जब हम ध्वनियों की बात करते हैं, ध्वनि क्या हमें दिख नहीं रही है, ध्वनि हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, फिर इन ध्वनि को हमने सांकेतिक रूप दिया। सांकेतिक रूप दिया जब हमने इन्हें, तो संकेत में क्या किया? हमें लिखने की आवश्यकता पड़ी। अब उन संकेतों को हमें क्या करना है? कहीं लिपिबद्ध करना है, यानी कि उन्हें लिखना है। लिखने के लिए किसी न किसी हम मान लीजिए उस टाइम पे जब लिखा गया होगा, या तो उन्हें लिखने के लिए कोई, अगर किसी वस्तु का उन्होंने प्रयोग किया, मान लीजिए लाल पत्थर का प्रयोग किया, काले पत्थर का प्रयोग किया, कोयले का प्रयोग किया, कुछ भी प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या देखा कि वह किसी रंग के माध्यम से उन संकेतों को लिख पा रहे हैं। तो इसलिए वर्ण, जब ध्वनि के लिखित रूप की बात हुई तो उसे हमने वर्ण की संज्ञा दी कि ध्वनि का जो लिपिबद्ध रूप होगा वह क्या होगा? वर्ण होगा। इसलिए हम इसे वर्ण के नाम से जानते हैं। मैथ्स स्टडी मैम डेली क्लास चलती है हिंदी की? डेली नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चलती है क्लास। मेरा आंसर राइट था बट आपने देखा नहीं। कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। रोशनी जी, आपका आंसर राइट था तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए, वर्ण की हमने बात कर ली। वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप होता है। अब हम आते हैं, ये जो वर्ण होते हैं इन्हें हम अक्षर के नाम से भी आपको ये देखने को मिलते हैं। अक्षर क्या होते हैं? देखिए, अक्षर जो आपका है वह मिलकर बना है अ और शर से। आ और शर से मिलकर बना हुआ है, और क्षर का क्या अर्थ होता है? नष्ट होना।
क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी कि हम कह सकते हैं अक्षर का अर्थ होगा, अ उपसर्ग का पहले योग किया गया है और ये जो अ उपसर्ग होता है इसका अर्थ नहीं के लिए होता है, नहीं के लिए अ का अर्थ प्रयोग किया जाता है। और अगर अक्षर का अर्थ है नष्ट होना तो हम अक्षर के लिए कह सकते हैं कि जो नष्ट ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका वर्ण होता है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, इसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अक्षर भाषा की वह इकाई है, वह अंग है, वह अवयव है जिसका नाश नहीं हो सकता, उसे हम अक्षर के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं पर आपको वर्ण, अक्षर और ध्वनि एक साथ देखने को मिलते हैं और तीनों ही एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गई वर्ण की बात, जो क्या है, व्याकरण का प्रथम अंग है। फिर हम बात करते हैं शब्द की। शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं वर्णों का सार्थक योग। अब वर्णों का सार्थक जो योग हुआ, सबसे पहले वर्ण क्या है, सबसे छोटी इकाई है, फिर इन वर्णों का क्या किया गया, योग किया गया। जैसे अब मान लीजिए हम बात करें, का एक वर्ण हो गया, मा एक वर्ण हो गया और ला एक वर्ण हो गया। अब इन वर्णों का योग किया गया और इनका योग करके आपने एक शब्द की रचना की, वो है कमल। कमल क्या है? एक पुष्प होता है, सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा। और कमल ने क्या किया, एक विशेष अर्थ को प्रकट किया, बताया कि ये जो कमल है ये एक पुष्प विशेष के लिए संज्ञा का कार्य करता है, पुष्प विशेष के नाम का कार्य करता है। और इसमें क्या है, यह एक सार्थक इकाई हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णों के योग से, वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। ये तो हो गए शब्द। अब इसके बाद शब्द का जब हमने योग किया, शब्दों का सार्थक समूह बनाया और इसने क्या किया, शब्द ने तो अर्थ को स्पष्ट कर दिया, शब्दों का सार्थक समूह बना और इसने क्या किया, एक विचार को प्रकट किया, एक भाव को प्रकट किया और वह क्या कहलाया, वाक्य कहलाया। जी, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी दोस्तों, विकास वर्मा जी कह रहे हैं। और मेरी तरफ से भी आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी स्टूडेंट्स को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव और नागराज भी स्वयं आपसे हमेशा प्रसन्न रहें और कभी आप लोगों को कभी किसी स्थिति में भी तंग ना करें, आप पर सदैव प्रसन्न रहें और भोलेनाथ तो प्रसन्न रहें ही, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। चलिए वापस से आते हैं, कमल के हम वाक्य की बात कर रहे थे। वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक योग को, शब्दों के सार्थक समूह को, जो एक विचार या फिर एक भाव को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, वाक्य कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हो गई आपके व्याकरण के 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इनसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वह क्या होता है, देखिए, वर्ण की जब हमने चर्चा की तो हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसकी चर्चा हमने बहुत बार की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। कब से हम इस बात को तो हम बहुत अच्छी तरीके से बार बार कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह होती है वर्ण। अब हम अगर कह दें कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। इसकी भी चर्चा हम कह रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जी अजय जी और वर्मा अक्कू जी, अंजना जी, सभी लोगों ने वर्ण, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। फिर अगर हम मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। जी हाँ, AGS चौधरी जी, शुभ शर्मा जी, ध्वनि, साउंड, अंजना जी और अनिल जी हेलो। और जो भी लोग ध्वनि आंसर कर रहे हैं बहुत एकदम सही बता रहे हैं आप। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें हम तो वह होती है ध्वनि।
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई वर्ण की बात, अब हम बात करते हैं अगर हम कहें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अर्थ के आधार पर, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। अर्थ के आधार पर, जी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। रामा तिवारी जी, आप बताइए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। खुशी झा जी, आपका नाम ले लिया है मैंने। राम राम जी, हनुमान जी, राम राम। खुशी झा, आई एम आदित्य झा, अब जो भी हैं आप जी, आपका नाम ले लिया है। ओके, हाँ, मेरा क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर कीजिए। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जब हमने शब्द की चर्चा की थी तो हमने क्या कहा था कि वर्णों का सार्थक योग क्या होता है, शब्द होता है। जब वर्ण इस प्रकार से गठित किए जाते हैं, इस प्रकार से मिला के लिखे जाते हैं, वो एक अर्थ को प्रकट कर पाते हैं, एक निश्चित चीज का बोध करा पाते हैं, तो हम उन्हें शब्द कहते हैं। यानी कि जो अगर वर्ण हम अकेले प्रयोग करें, मान लीजिए हम सिर्फ कह दें का, तो का क्या अर्थ निकलेगा। अगर हम कह दें ला, तो ला का क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर हम बोलें कल, तो आप जान जाएंगे आने वाला या फिर बीता हुआ, हम किसी कल की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जब हम वर्णों को व्यवस्थित करते हैं, उनका योग करते हैं और एक अर्थ प्रकट होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द ही क्योंकि अर्थ को प्रकट करने में सक्षम है सबसे पहले रूप में, तो अगर हम कहें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वह हो जाएगा शब्द। इसके बाद शब्द के विषय में हम और भी चर्चा करेंगे, और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ऐसे ही वन लाइनर। वो क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। क्यों होते हैं, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। शब्द जो होते हैं वो हिंदी भाषा की या किसी भी भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। वे इसलिए क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से सक्षम होते हैं अर्थ को प्रकट करने के लिए। भाषा का क्या महत्व है, भाषा का महत्व है कि वह अपने अर्थ को, अपने भाव को स्पष्ट करे। और क्या है, यदि वर्ण आप प्रयोग कर रहे हैं और वो अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है, तो फिर वह किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ, योग किया, शब्द बना, शब्द ने अर्थ प्रकट किया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होते हैं, शब्द होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही प्रयोग किए जाने के बाद भी अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। तो अगर हम कहें भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होते हैं, तो भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होते हैं। फिर हमने बात की कि जब शब्द का भी हमने योग किया, शब्दों को व्यवस्थित किया, अनेक प्रकार के शब्द, उसमें क्या किया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अनेक प्रकार के कारक, इन सब का प्रयोग किया, व्यवस्थित रूप में एक संयोजन किया और एक वाक्य का निर्माण किया। और उस वाक्य ने क्या किया, सर्वप्रथम एक भाव को स्पष्ट किया। अभी तक आपने कुछ बात को सुना, कुछ वर्ण सुने, फिर आपने वर्णों का योग सुना, एक अर्थ प्रकट हुआ। अब शब्दों का भी योग किया गया और उसने क्या किया, उस शब्दों के योग ने, शब्दों के संकलन ने एक भाव को प्रकट किया, एक विचार को प्रकट किया। और इस प्रकार से क्या हुआ, वाक्य का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं, अगर हम वाक्य के विषय में भी कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाक्य होता है वह क्या होता है, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अगर हम कहें भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वह क्या होता है, वाक्य होता है। भाव के आधार पर अगर हम कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वाक्य। यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई। भावों के आदान प्रदान के लिए ही भाषा, जी हाँ बिल्कुल रामा तिवारी जी, भावों के आदान प्रदान के लिए ही भाषा भावों की वाहिका होती है, विचारों की वाहिका होती है। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो अब हम व्याकरण का जो हमारा पहला अंग है यानी कि वर्ण, उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
मैम डेली लाइव क्लास लेती हैं जी। लाइव क्लासेस के लिए लक्ष्य ऑफिशियल पे शेड्यूल एक बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलती हैं। आप उस शेड्यूल को चेक कर लीजिए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके क्लास जी, हिंदी की क्लास की अगर आप बात करें तो हिंदी की क्लास संडे को 7 बजे और फिर थर्सडे को 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। सात बजे से टाइमिंग है, 7 बजे से टाइम है। रामा तिवारी जी मैम आपने मेहंदी क्यों जी? सावन सेलिब्रेशन हो रहा है रामा तिवारी जी, इसलिए मेहंदी लगाई है। नाग पंचमी है आज, सावन में शगुन होता है मेहंदी लगाने का, इस वजह से। चलिए कल कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी? कल आपको जीएस मिलेगी राघव सर से पढ़ने के लिए। चलिए फिर यहाँ तक हो गया आज की क्लास की। हम बात करें तो हमने भाषा को समझा, भाषा क्या होती है, फिर हम भाषा के बाद भाषा के रूप हमने देखे, फिर हमने हिंदी भाषा के उद्गम को जाना है। उसके बाद हमने क्या किया है, हिंदी भाषा के लिए व्याकरण क्या होती है उसे समझा, और व्याकरण हमने स्टार्ट की, और फिर व्याकरण के अंग की बात की, व्याकरण के 3 अंग की बात की, और इससे बनने वाले कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस की बात की। आज हिंदी की क्लास, अजय जी आज हिंदी की क्लास इसलिए क्योंकि राघव सर थोड़ा सा बिजी हैं और वो क्लास नहीं ले पाए। कल हिंदी का टर्न है और उसमें आपको राघव सर मिलेंगे। आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका लॉस ना हो, इस वजह से उनकी एब्सेंस में आपको हिंदी की क्लास आज मिल रही है। कल आपको राघव सर मिल जाएंगे तो आपका पॉलिटी भी कंप्लीट होगा, जीएस भी आपको पढ़ने को मिलेगी। शेड्यूल आपको लक्ष्य ऑफिशियल में कल के वीडियो में राघव सर ने डिस्कस किया है, या फिर आपको कम्युनिटी टैब पे भी शायद आपका शेड्यूल मिल जाएगा। हिंदी का क्लास संडे 7 बजे से, और फिर थर्सडे को ओनली हिंदी है आपकी, थर्सडे को हिंदी मिलेगी 7 बजे से। शेड्यूल तो अभी लाइव कमेंट्स में भी कई बार रिपीट हुआ है। रामा तिवारी जी मैं पढ़ाऊंगी, मैं हिंदी पढ़ाऊंगी और शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब भी हिंदी का टर्न होगा उस दिन हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके तो फिर हमारी क्लास जिसमें हम क्या चर्चा कर रहे थे, व्याकरण के 3 अंग की चर्चा कर रहे थे, वर्ण, शब्द और वाक्य, और फिर इनके कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है, व्याकरण का जो पहला अंग है यानी कि वर्ण की चर्चा करनी है, वर्ण परिचय की बात करनी है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण है तो हम इसे वर्ण परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्द है तो इसे हम शब्द परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे, और फिर वाक्य है तो इसे हम वाक्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो व्याकरण में जो अब पहला अंग है, सीधे सीधे हम बढ़ते हैं यानी कि वर्ण परिचय की तरफ। वर्ण परिचय की तरफ चलिए, वर्ण परिचय की हम बात करें तो इसमें क्या है, वर्ण क्या होते हैं, ये चीज़ तो आपको हम चर्चा कर ही चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण परिचय में अब हम बात करें तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी वर्णमाला को। वर्णमाला में क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या को लेकर। कौन से वर्ण, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर की क्या संख्या है, व्यंजनों की क्या संख्या है, मूल व्यंजन की अलग संख्या देखने को मिल रही है, कुल व्यंजनों की अलग संख्या मिल रही है, अनेक अनेक प्रकार के आगत वर्ण अलग हैं, अमानक वर्ण अलग हैं। तो बहुत सारे, सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे हम कहें इनिशियल है और सबसे ज़्यादा डाउट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं को क्लियर करेंगे हम वर्ण परिचय में। पूरी वर्णमाला, एक एक वर्ण की गिनती कराएंगे, वर्णमाला के पूरे एक एक वर्ण को हम पढ़ेंगे, और आपके हर एक प्रकार के जो भी संख्या से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उन सभी को हम क्लियर करेंगे, जो हमारी आगे की नेक्स्ट क्लास होगी। आज क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो आज की क्लास यहीं तक थी।
अब इसके बाद जो आगे की क्लास होगी उसमें हम वर्ण परिचय को पढ़ेंगे। टॉपिक मैंने आज से ही लिख दिया है, आप भी प्रिपेयर हो जाइए कि हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में वर्ण परिचय पढ़ना है, और अब क्योंकि आपको पहले से पता है वर्ण परिचय पढ़ना है तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करते आइएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और मैं क्वेश्चन करूँगी, आप उसका आंसर करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज की क्लास अब यहीं तक थी। सभी लोग घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, इस भयानक पैंडेमिक में खुद को सुरक्षित रखिए और शुभ रात्रि। धन्यवाद।